बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क में इस्तेकाम आते आते भी रह जाता है। इस वक्त गवर्नमेंट आई, उसके बाद पॉलिसीज़ का ऐलान भी हो रहा है, निजकारी की बातें भी हो रही हैं, सऊदी का विजिट भी हो रहा है और उन विजिट पे अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, जिसपे खुद जनाब एक खुल के बात सामने आ गई। बहुत अरसे से हम ये कह रहे थे कि PTI के अंदरूनी अख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन अंदरूनी अख्तलाफात की साफ साफ खबरें होने के बावजूद और मुंह बोलता सबूत होने के बावजूद खुद जो है PTI के शेर अफजल मरवत को इनकार कर रहे थे इस बात से कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आखिरकार ये बात भी सामने आ गई। शेर अफजल मरवत के सऊदी के जो सफ़ीर हैं, उनके विजिट के हवाले से जो बयानात थे, उस पर कहा गया है कि इस पे हमारी कोई भी राय नहीं हो सकती, उनकी अपनी राय है शेर अफजल मरवत साहब की। इसका ताल्लुक PTI से किसी भी सूरत में नहीं है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत जो कुछ इक़दाम कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उस पर तनकीद करती है और कहती है जनाब पंजाब हुकूमत सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक पे चल रही है। अपने तौर से हर कोई ऐलानात तो कर रहा है कि जनाब चीज़ें हमारे सूबे में बेहतर हैं, और वो कहता है हमारे सूबे में बेहतर है, हम ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ें लेके चल सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, और पहले भी हमने ये बात कही थी, कि जब इलेक्शन के दिनों में वोट लेने की बात करते हुए हर कोई ऐलानात कर रहा था, तो ऐलानात तो आप करते हैं, मुझे ये बताइए कि इन ऐलानात के बाद जो आप आवाम को देने वाले हैं, उसके लिए आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए आपके पास ऐसे कौन से मंसूबे मौजूद हैं जिसके बाद आप आवाम को रिलीफ दे सकते हैं? सस्ती रोटी की बात करते हैं आप जनाब, और बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, फ्री यूनिट की बात करते हैं। पंजाब में इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है कि वहाँ पे बिजली चोरी की किसने, उनका तो नाम भी नहीं लिया जा सकता, जिन लोगों के अशराफिया ने बिजली चोरी करने में जो लोग मुलविस है। उसके बाद आप क्या तवक्का कर सकते हैं कि आप आवाम को रिलीफ देंगे? जब तक आपके पास मजबूत मनसूबा बंदियाँ नहीं होंगी, जब तक आपके पास मजबूत जो हिकमत अमली नहीं होगी, तब तक आप आवाम को मजबूत पॉलिसीज़ नहीं दे सकते, ना ही आप बेहतर तरीके से चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक दीमक लगी हुई दीवार को आप प्लस्तर तो कर सकते हैं, लेकिन दीवार की बुनियादें अभी भी कमज़ोर हैं और आगे कुछ होता हमें नज़र आ नहीं रहा। चीज़ें कैसे बेहतर होंगी, तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं फहमीदा यूसुफी साहिबा, आप तज्ज़ियाकार हैं। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और हमें इस वक्त कुछ देर में ज्वाइन करेंगे नोमान रिजवी साहब, तहरीक के चलें जनाब, इनकी जमात का हम नाम नहीं लेते। नोमान रिजवी साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं, और साथ ही साथ हमें इस वक्त ज्वाइन करेंगे मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलो साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। फहमीदा, आपकी तरफ चलते हैं जी। स्पेशली PTI के हवाले से स्टार्ट पे बात करेंगे। सऊदी अरब का विजिट होता है और निजकारी की बात की जाती है। एक तरफ कुछ हलकों में इसको सराहा भी गया, कुछ हलकों में इसके हवाले से तनकीद भी हुई, क्योंकि साथ साथ गज़ा का मसला भी चला, और गज़ा के मसले के साथ हम ये कहते हैं कि जनाब क्यों सऊदी अरब स्टैंड नहीं ले रहा, और यहाँ पे भी हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद अचानक से PTI का सामने आती है और वो इस पर तनकीद करती है, जबकि ख़ुद PTI के अपने लोग भी जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनसे इख्तलाफ करते हैं। किस तरह से देखती हैं तमाम मामलात को? अच्छा, देखें, सबसे पहले बात तो ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो रिलेशंस हैं वो कोई आज के तो हैं नहीं। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो टाइज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और दूसरी बात ये है कि सऊदी अरब के साथ हमारे जो है वो सिर्फ मिलिट्री रिलेशनशिप हैं, हमारे उनसे नेशनल रिलेशनशिप हैं, इकनॉमिक रिलेशनशिप हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा उन पर डिपेंडेंट है। और सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में साथ दिया है। इमरान खान की गवर्नमेंट में आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा हालात बिल्कुल एंड में ख़राब हो गए थे इमरान खान की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से। तो उसके बावजूद जब PDM की हुकूमत आई थी, और आपने उस वक्त की भी मिलिट्री डिप्लोमेसी देखी थी, और उसके बाद भी सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए उन ममालिक में शामिल था जिसने पाकिस्तान को हेल्प आउट किया था। और अब जो है वो रिलेशनशिप हमारे बेहतर हो रहे हैं दोबारा से। आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से ये आपने देखा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का विजिट वहाँ हुआ था, वो वहाँ जाके अभी मोहम्मद बिन सलमान से मिले हैं, और मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना है, और बहुत सारे मंसूबे जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करना है, जो कि सबका
इस वक्त पर्सपेक्टिव है, सबका फोकस है। तो उसके लिए जो आपके बरादर मुमालिक हैं जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, तो वो आपको उनसे अपने रिलेशनशिप बेहतर करने होंगे। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में बहुत मुश्किल सिचुएशन में, एक तो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, हमारे इंटरनल सिचुएशन बहुत ख़राब है, एक्सटर्नल सिचुएशंस हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और हमारे साथ प्रॉब्लम्स आपको पता है कि बॉर्डर पे कितनी सिचुएशन ख़राब है। तो उसमें पाकिस्तान को अपने रिलेशन, अपने जो मुस्लिम बरादरी है जहाँ अच्छे हैं, उनको इनेक्ट करना है। और ये बहुत खुशाइंद है कि इस वक्त जो है वो आज जो उनके जो हैं वज़ारत दिफा से पहुँचे हैं और उन्होंने क्या कहते हैं मुलाकातें की हैं, और उससे पहले भी उनकी तरफ से जो लोग आए हैं, और अब मोहम्मद बिन सलमान का नेक्स्ट मंथ कह रहे हैं कि दौरा होगा। और इन बिटवीन जो है वो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, वो मरकज़ी क़यादत कहाँ पर है और वो चाहती क्या है। कोई भी एक उनकी तरफ से उठ के कोई ना कोई बयान ठोक देता है। आप बात करें, आप सियासी मैदान पे बात करें, आपको इदारों पे तनकीद करनी है वो आप करें, लेकिन जब बात जो है वो पाकिस्तान के इमेज की आ रही है, जब पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की आ रही है, तब मेरा ख्याल है तमाम पार्टियों को अपने इख्तलाफात भूल कर बात करनी चाहिए। सऊदी अरब से लोगों का यहाँ आना और पाकिस्तान से वहाँ हमारे डिग्निटरीज का जाना जो है वो हमेशा से तमाम तज्जिया का, बल्कि इसको इंटरनेशनली बहुत जो है पॉजिटिव उसमें देखा जाता है, क्योंकि जब आपके पास कोई सरमाया आएगा तो जो है बाकी जगह से भी आपको सरमाया आना शुरू होगा। आप सिर्फ IMF का जो कर्जा है उसको लेकर मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क चलाने के लिए आपको बहुत सारा जो है पैसा चाहिए, आपको इंडस्ट्रीज को रन करना है, आपको लोगों को कारोबार देना है, आपको अपने लोगों को रोटी देनी है। ये है प्रॉब्लम। अच्छा, तो हम माजी में देखते आए हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पे विजिट किया है, चाहे वो चाइना से आए हों, चाहे वो सऊदीया से आए हों, और हमने MOU साइन किए, लेकिन कितनी ही MOU अभी कागजात में, फ़ाइलों में दबे पड़े हैं। आपको लगता है कि अभी जो हम MOU हमने साइन किया है, हम वाकई कोई कारकर्दगी करके दिखा देंगे और इसको हम आखिरी रिजल्ट पे लेके जाएंगे? क्योंकि पहली दफ़ा ही कहा गया है कि जनाब इसको आखिरी रिजल्ट तक लेके जाया जाएगा, आखिर तक जाएगा। आपको उम्मीद है कि ये होगा इस दफ़ा? नहीं, देखिए, पाकिस्तान के जो सऊदी अरब के साथ MOUs हैं या एग्रीमेंट्स हैं, उन पर बहुत काम होता रहा है, जो मैं ये कह रही हूँ, और बहुत सऊदी अरब का पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल रहा है। और जो है उनके सिर्फ हमारे साथ इकोनॉमिक्स के जो है वो नहीं होते। अच्छा, आपको याद होगा, मैं माजरत चाहती हूँ, जो एक चीज़ मेरे जहन में आई, कतई कलामी की माजरत, कि कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 6-8 महीने पहले की बात है, जब PDM 1 जो है वो 2 जो बनी थी, और अभी 2.2 का जो फार्मूला भी चल रहा है, उस वक्त भी ये चीज़ें हमारे सामने जो आ रही थी, उसमें सऊदिया ने बड़ा, आपको याद होगा कि सख्ती से कहा था कि हम उसी सूरत में पैसे देंगे और उसी सूरत में मदद करेंगे, कर्जे देंगे, जब आप अपने अंदरूनी मामलात को ठीक करेंगे, अदरवाइज हम आपके मामलात में नहीं पड़ सकते और हम आपको पैसे नहीं दे सकते। ये आपको याद है कि हुआ था? देखिए, वो जो है क्या कहते हैं, ऑफिशियली तो नहीं हुआ था, अनऑफिशियली था। और दूसरी बात ये है कि जाहिर है, जैसे मैंने कहा पहले, कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में आपके जो उनके थे रिलेशनशिप, उन्होंने जो हमारे मुस्लिम ममालिक से थे, जिनके साथ हमारे मतलब बेहतरीन ताल्लुकात हैं, उनसे उन्होंने ख़राब किए। जो पाकिस्तान की जो फॉरेन एक पॉलिसी है वो उसके अगेंस्ट वो गए और मामलात को उन्होंने ठीक ठाक ख़राब किया। तो ऑब्वियसली जो एक खलीज आ जाती है उसको दूर करने में वक्त लगता है, तो जाहिर सी बात है। और दूसरी बात ये है कि आपको अपने रिलेशनशिप्स को वक्त देना पड़ता है, थोड़ा सा बात करनी पड़ती है। आप कह रही हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये सब कुछ हुआ, ठीक है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये ऑन ग्राउंड जो है नजर जो आ रहा है, ठीक है, सबको नजर आ रहा है, लेकिन अवाम तो अभी भी ये कहती है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में हमारी खारजा पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त थी, इमरान खान के दौरे हुकूमत में हमारी इकॉनमी ने बड़ी तरक्की की, और उसकी वजह तमाम चीज़ों की ये है कि एम्पैथी कर लें या कोई और बात कर लें। इस वक्त जो है जो वोट बैंक है वो PTI का ही ज़्यादा है। देखिए, वोट बैंक का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो वोट होता है पाकिस्तान में, वो वोट जो है वो हमेशा जो है वो एंटी अमेरिका और जो है वो क्या कहते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट
उसको मिलता है, ठीक है ना। यही सिचुएशन आपने देखी थी पीटीआई के दौर में, जब मुस्लिम लीग नवाज ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया हुआ था और जो है वो सारे ज़िमनी इलेक्शंस जीते चले जा रहे थे। दूसरी बात ये है कि ये जो वोट पड़ा है, ये वोट जो है वो इनकी जो हमारे पॉलिटिशियंस की कारकर्दगी है वो इस कदर 16 महीने में ख़राब थी, ये वोट उसके अगेंस्ट पड़ा है। ये वोट जो है वो गुस्से का वोट पड़ गया है। तो ये वोट जो है वो सिर्फ इमरान खान का वोट नहीं है, ये या पीटीआई का वोट नहीं था। ये वोट जो है वो इन लोगों की कारकर्दगी और इन लोगों से गुस्से में है। और पाकिस्तान में जो नैरेटिव मैं आपसे कह रही हूँ कि ये एंटी अमेरिकन नैरेटिव, जिसको पीटीआई ने, इमरान खान ने बहुत शानदार कैश किया, जिसमें से निकला खैर कुछ नहीं, लेकिन जो है वो उसको उन्होंने बहुत शानदार तरीके से कैश किया। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली आप जब एक लाइन ले लेते हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट लाइन लेते हैं, तो जाहिर है कि उसका वोट बैंक भी आपको मिलता है और आपको इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो पीटीआई को बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्ट इस उसमें मिला और उनको जो है वोट पड़ा। लेकिन ये कहना कि सिर्फ पीटीआई को वोट पड़ गया, बिल्कुल उनको वोट पड़ा है और बहुत अच्छी खासी तादाद में वोट पड़ा है। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि इस वोट बैंक का उन्होंने कोई फायदा उठाया इस बार भी? इंतहाई गलत फैसले उनके, इस बार भी इंतहाई गलत फैसले, इंतहाई गलत तरीन फैसले। उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की जो है वो गुंजाइश रखी नहीं है। पॉलिटिक्स में आपको मफाहमत और मज़ाहिमत दोनों के दरवाजे खुले रखने चाहिए। वो इस पोजीशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाकर वो गवर्नमेंट बना सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने तो सबको चोर डाकू डिक्लेयर किया हुआ है। तो जब सबको चोर डाकू डिक्लेयर किया हुआ है तो उन चोर डाकुओं ने हुकूमत बना ली। हमें फहमीदा दूसरे गेस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं और जब तक वो आते हैं, बात छोटी सी है, हमने पहले भी बात कही थी कि तमाम जमातों पे मुश्किल वक्त आया है, लेकिन उस मुश्किल वक्त के बाद वो जमातें बड़ी स्ट्रांग होकर सामने आती हैं, अपनी पॉलिसीज़ को बनाती हैं। और मुझे ऐसा लगता था कि चेयरमैन पीटीआई के जाने के बाद, यानी कि पानी पीटीआई के जेल में जाने के बाद, लगता है कि एक नए तरीके से पार्टी सामने आएगी, फैसले नए तरीके से होंगे, उनकी स्ट्रैटेजी वाकई मफाहिमत वाली हो जाएगी। लेकिन यस्टरडे, कल ही जो है वो बयान सामने आता है, हम डाकुओं से मफाहिमत नहीं कर सकते। ये पॉलिसी समझ में नहीं आती। बाज़ औक़ात आपको मामलात को समेटने के लिए मुल्कों की तारीख़ में, हमारे मज़हब की तारीख़ में बहुत सारी चीज़ें आपको मिसालें मिल सकती हैं जिसमें मफाहिमत के लिए बाज़ औक़ात अपने जो मफादात थे उनको पीछे रखना पड़ा। और ऊपर से वो चीज़ अगर बुरी भी नज़र आती थी, लेकिन बैकग्राउंड में ये पॉलिसी थी कि ओवरऑल उसकी आगे तक हमें दूरस्त नताइज मिल सकते हैं। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलूच साहब ने, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, सब प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलूच साहब, क्या समझते हैं इस वक्त जो पोजीशन है, नून लीग का बयान अपनी दौर से आ रहा है, दूसरे पीटीआई का बयान आ रहा है, पीपल्स पार्टी खामोश नज़र आती है, लगता है कि वही वाली पॉलिसी कि जनाब तमाशा देखना है, बस वो तमाशा देखा जा रहा है। चलें जनाब, हम मानते हैं कि आप तमाशा देखें, आप उस पोजीशन में नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसी कोई और चीज़ है जो आप बेहतरी के लिए कर रहे हैं? चलें, आप लड़ाइयों में नहीं पड़ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सना, हम बिल्कुल तमाशा नहीं देख रहे। हमने इस गवर्नमेंट के फॉर्मेशन से पहले ही हमने एक किरदार अदा किया। हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने एक ऑफर भी दी थी पीटीआई को, क्योंकि हमें पता था कि ये सीट ज्यादा उनकी हैं तो उनका राइट बनता है, वो गवर्नमेंट बनाना उनका राइट है, जमहूरी हक है। लेकिन क्योंकि उनकी तरफ से दोबारा एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखाई गई, उन्होंने एक डिस्टेंस किया इस प्रोजेक्ट से और उन्होंने कहा कि भाई हम कोलिशन में नहीं आएंगे, तो लिहाजा देयर वाज नो अदर ऑप्शन। और पीएमएलएन को एक सपोर्ट देना, एक सामाजिक जमहूरियत को बचाने के लिए देयर वाज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि एक और इलेक्शन अगर होते तो वो फिर इस वक्त मुल्क की माशी हालत भी ऐसे नहीं है और ना ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी है कि मुल्क में इन हालात में बार बार इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है पार्लियामेंट में अगर कोई मेजोरिटी शो नहीं कर सकता तो इलेक्शन की तरफ आपने जाना पड़ता है दोबारा। लेकिन इस वक्त जरदारी साहब जिस तरफ एक जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ली हुई है एज प्रेसिडेंट, आप देखें जैसे ईरान के सदर को उन्होंने दावत दी है और वो पाकिस्तान तशरीफ भी ला रहे हैं, और जिस तरह सऊदी की डेलीगेशन से जरदारी साहब की भी काफ़ी मुफीद मुलाकातें हुई हैं और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे उनके साथ मुलाकात हुई है। तो एक तरीके से एक जो हम इंटरनेशनली एक आइसोलेट हो चुके थे इन कुछ सालों में जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसके बाद, और खासकर ये 15 महीने जो बीच में गवर्नमेंट की पीटीआई की, उसको तो टेक्निकली हम एक गवर्नमेंट तो एक उसको हम उस तरह कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक ट्रांजिशन पीरियड था।
लेकिन फिर भी एक गैप आया, उस गैप के अंदर हम इकोनॉमिकली बहुत पीछे गए, हम सोसाइटी हमारी काफी हद तक एक मुश्किल हालात से गुजरती रही और इंटरनेशनली भी बहुत एक डिस्टेंस पैदा हो गया। तो उसको गैप को फिल करने के लिए जरदारी साहब जो इस वक्त किरदार अदा कर रहे हैं, आप देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान की पोजीशन जो आज से 3-4 साल पहले थी उससे बेहतर होगी। और बाकी जैसे आज मैंने टीवी पे ही देखा, आपके चैनल पे मैंने देखा है खान साहब के जो स्टेटमेंट इस तरह के दोबारा आ रहे हैं, आज जो साथियों से उन्होंने गुफ्तशुनीद की है, उस पे मुझे तो नजर नहीं आता कि वो कहीं से कुछ सीख रहे हैं या कुछ एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ जमहूरी रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह के नामुनासिब स्टेटमेंट्स और वही ब्लेम गेम और वो सारी चीजें, तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई का कोई अनकरीब कोई ऐसा फ्यूचर है पॉलिटिकली। ठीक होगा अगर बलूचिस्तान में भी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, क्या उसके लिए कोई स्ट्रेटजीज आप लोगों ने बनाई है कि क्या होना चाहिए? किसके हवाले से? बलूचिस्तान में भी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, सूबाई हुकूमत के खिलाफ, उसके हवाले से कोई आपके पास पॉलिसीज हैं कि क्या करेंगे? देखिए, अभी तो सरफराज बूटी साहब ने अपनी चार्ज संभाला है और आई थिंक उनको एक मिलना चाहिए। ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, एज इंटीरियर मिनिस्टर भी उन्होंने में बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया था। आई एम श्योर कि वो एक अच्छी तरीके से लीड करेंगे गवर्नमेंट को। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये जो अमेरिका की बात हो रही थी कि अमेरिका के अगेंस्ट कोई बात करता है तो वोट बैंक उसका बढ़ जाता है, आई डोंट बाय दिस थिंग। क्योंकि अमेरिका के खिलाफ तो जमात इस्लामी 40-50 साल से नारे लगाती आ रही है, लॉन्ग मार्चेस करती आ रही है, लेकिन कभी उनको वोट तो नहीं पड़ा। हमने नहीं देखा कि उस तरह वोट पड़ा हो। ये एक आप अब्दुल्ला बलोच साहब, जमात इस्लामी को वोट ना पड़ने की और बहुत सारी वजूहात हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जो सेक्रेटेरियन इशूज हैं और फिरका वारियत की वजह से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नैरेटिव बिल्ड होता है, वरना दूसरे जो फिरके के लोग हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो खुद भी उनको सपोर्ट बहुत करते हैं जमात इस्लामी को। लेकिन जाहिर सी बात है, एक उनका मजहबी तौर से एक नैरेटिव बिल्ड जो हो गया, इसकी वजह से वोट नहीं पड़ता। इसका ताल्लुक कतन उस बात से नहीं है जिसको आप रिलेट कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि उनकी पॉलिसी तो अब जाके थोड़ा सा इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पे वो आए हैं। अदरवाइज उनकी ज्यादातर आप देखेंगे उनकी जो एक सियासत थी वो ज्यादातर एंटी अमेरिका ही पॉलिटिक्स रही है उनकी। लेकिन उसका एक वॉर ऑन टेरर के बाद उनको एक मौका मिला, जो केपीके में उन्होंने एमएमए की जो सूरत में उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। अदरवाइज उसके अलावा कोई खास उनको आप कहें कि बहुत मैसिव वोटर टर्नआउट उनके लिए हुआ हो इस वजह से कि वो अमेरिका के खिलाफ सियासत कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो। ये जो हुआ है ये टिपिकली आप कहें कि एक मे बी एक सिंपैथी वोट था, जो कि मेरे ख्याल में एक बबल था जो बर्स्ट हो गया। और अब क्योंकि उसके बाद खान साहब को जो मौका मिला, अगर केपीके में जो गवर्नमेंट मिली है, जो गंडापुर उनके सीएम बने हैं, मुझे तो पहले उनकी चॉइस पे ही थोड़ा बहुत ताज्जुब है कि आपको मतलब एक तीसरी दफा की हुकूमत मिल मुझे भी उनकी चॉइस पे थोड़ा सा मसला था, लेकिन जिस तरह समीन अली गंडापुर काम कर रहे हैं तो लगता है कि कुछ बेहतरी आ जाएगी। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा काम कर रहे हैं उन्होंने, कौन से ऐसी उनकी। सर देखिए, आप मेरे प्रोग्राम्स में भी आ चुके हैं और लोग भी प्रोग्राम में आते हैं, मैं बाइस्ड नहीं होती हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर पंजाब के लिए काम किया, वो ऑन रिकॉर्ड है, तारीख का हिस्सा है, वो करके वो उन्होंने, अब हम उम्मीद करते हैं कि मरियम नवाज साहिबा भी करें। कराची में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने काम किया, वो ऑन रिकॉर्ड है, नज़र आता है। अभी भी हम कराची वाले उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जैसे भी किया जहाँ से फंडिंग थी। लेकिन जो हो चुका है उस पर हम अच्छा काम जो भी कर रहे हैं उस पर हम अप्रिशिएट करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इलेक्शन कैंपेन को मैं अभी तक भी अप्रिशिएट करती हूँ। अमीन अली गंडापुर जिस तरह से काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट तो करना चाहिए। देखिए सर ना, अप्रिशिएट मैं तब करूंगा जब मैं उनकी तरफ से कोई सियासी कोई उनका जो जिस तरीके के वो जुबान दराजी करते हैं, जिस तरह के वो स्टेटमेंट्स देते हैं, जिस तरह की वो तशरीद करते हैं, और वो चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं कि उनका माइंडसेट क्या है। तो ठीक होगा अगर हो सकता है ग्राउंड पे उनकी कोई वर्किंग अच्छी हो, मैं इस पर दो राय नहीं कह सकता। लेकिन मेरा जो अपना जाती राय ये है कि उनकी जो अग्रेसिव अप्रोच है, इस वक्त हमारा मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में हमें इस मोड ऑफ पॉलिटिक्स से दूर रहना पड़ेगा, हमें मुफाहमत रखनी पड़ेगी। खान साहब का ही दौर था, खान साहब हमारे मुराद अली शाह साहब को मिलने को राजी नहीं होते थे। वो भी एक सूबे के सीएम थे, इलेक्टेड सीएम थे, लेकिन खान साहब उनकी जो है ना वो मतलब उनको देखना गवारा नहीं करते थे। वो कराची आते थे, वो कहते थे मुझे रिसीव करने ये ना है। इस कदर खान साहब को एक
जो है इश्यूज थे, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि एज अ सीएम उन्होंने कभी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ फुल स्टॉप की हो, कभी आपने नहीं सुना होगा कि एज अ सीएम उन्होंने कोई ऐसी बात की हो उनके खिलाफ। तो कुछ चीजें होती हैं जो मेरे ख्याल में रिफ्लेक्ट करती हैं पार्टी पीपल्स पार्टी का तो खैर एक अपना एक तरीका है बात करने का, उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। मेरी गेस्ट इस हवाले से कुछ कहना चाह रही हैं जी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए अली अमीन गंडापुर की चॉइस जो है वो शुरू में सबको ही लगी थी, लेकिन सरप्राइजिंगली जो वो गुड कॉप बैड कॉप का जो चल रहा है ना हमारे यहाँ पीटीआई में भी, एंड आई थिंक अली अमीन गंडापुर इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। और पहली बात तो ये है कि देखें केपी की आवाम ने तहरीक इंसाफ को ही वोट दिया है, तीसरी दफा भी उन्होंने मैसिव वोट तहरीक इंसाफ को ही दिया है। जैसे इस तरह से हम ये कह लें कि सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी को उनकी 15 साल की कारकर्दगी के बावजूद भी पीपल्स पार्टी को वोट पड़ा है, ठीक है ना। तो जहां पे जिसको वोट पड़ता है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बावजूद को थोड़ा बावजूद 15 साल की जो कारकर्दगी है सिंध में, वो तो आपको पता ही है, वही बावजूद जो है नहीं, कारकर्दगी सबके सामने है, सबको पता है कि क्या कारकर्दगी है। आप मुझे बताइए, मैं तो कराची में हूँ तो अर्बन का नहीं पता। हाँ, अच्छा, तो वो जो है वो सिंध में जो है, सिंध की एजुकेशन देख लें आप, सिंध में जो है वो सफाई देख लें आप, सिंध की सड़कों का हाल देख लें आप, सिंध की जो है वो सेहत फैसिलिटीज का देख लें आप, और जो है वो क्या क्या मतलब मैं बताऊं तो ये तो है। लेकिन देखिए अली अमीन गंडापुर पे हम जो आ जाते हैं तो उनकी तरफ से जो है वो बहुत अच्छा एक गेस्चर दिया गया, और दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छा गेस्चर दिया गया। आसिफ जरदारी साहब को प्रेसिडेंट बनाना जो है, आई थिंक इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट चॉइस थी, सबसे बेस्ट चॉइस थी कि उनके अलावा प्रेसिडेंट किसी को बनाना भी नहीं चाहिए था। और जो है कि कहते हैं चॉइस का हटा देते हैं यहाँ से, आई थिंक कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि मफामत के बादशाह हैं वो, और बहुत ये अच्छी चीज है, बगैर हुकूमत चल भी नहीं सकती नहीं। देखिए हुकूमत तो खैर ये बेसाखियों पर ही है, क्योंकि इतनी इसके साथ प्रॉब्लम्स हैं कि इस हुकूमत को चलना जो है, जहां पर वो किसी बात का फैसला नहीं ले सकते हैं, वो तो एक बिल्कुल एक ये है कि इस वक्त क्राइसिस से निकालने के लिए पाकिस्तान को एक गवर्नमेंट की जरूरत थी, वो जैसे तैसे करके ये जो है फेडरल गवर्नमेंट बनी है। इसका कोई स्टेक नहीं है क्योंकि इसके पास किसी किस्म की कोई अक्सरियत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात अली अमीन गंडापुर पे आ जाते हैं तो ये देखें आप कि वो शहबाज शरीफ से मिले, उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से कितनी जो है वो स्ट्रॉन्ग बैकलैश मिला, लेकिन वो इस बात को बहुत पसंद कर रही है। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की बात ही नहीं है। बात ये है कि एस्टैब्लिशमेंट तो और भी बहुत लोगों को पसंद करती थी और कर रही है और करेगी। तो देखिए ये नहीं है, ये लोग तो सभी एस्टैब्लिशमेंट की ही तरफ देखते हैं, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे जो है वो डिसीजन मेकिंग इन लोगों से होती ही नहीं है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो आपस में ही लड़ते रहते हैं और एट द एंड ऑफ द डे वहीं जाके रुकते हैं। तो बहरहाल ये एक दायरों का सफर है। अनफॉर्चुनेट है 75 साल से कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी मैच्योर हुई ही नहीं है कभी कि वो एक दूसरे के साथ जो रिफॉर्म्स हैं या मामलात हैं वो पॉलिटिकल ग्राउंड में सेट करे। ये सब जो है वो अपने सारे पॉलिटिकल मामलात जो हैं कहीं और बैठ के सॉर्ट करते हैं। एनीवेज, तो अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो है वो थोड़ा सा एक टिल डाउन दिखाया गया है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो एक सूबे के सीएम है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि उनके सूबे के साथ बहुत सारे मामला जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स जुड़े हुए हैं, वहाँ से अफगान बॉर्डर का इशू जुड़ा हुआ है, वहाँ से जो है आप देखें कि तालिबान फैक्टर जुड़ा हुआ है उस जगह से, वहाँ से इलीगल रिफ्यूजीज के मामला जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे मामला उस सूबे के साथ सिक्योरिटी कंसर्न के जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ बात करना और उनसे बात करना बहुत जरूरी है। उन्हें आप रूल आउट नहीं कर सकते। और देखें एग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है वो सबको पसंद होती है। पाकिस्तान में एग्रेसिव पॉलिटिक्स की एक पूरी डिमांड है, और अगर वो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के जब से वो आए हैं वो थोड़ी बहुत उन्हें करना है, लेकिन आई थिंक अभी उन्हें हम टाइम देते हैं, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अभी उनका सूबा क्राइसिस में, अभी वहाँ बारिश सैलाब, आपको पता है ये सिचुएशन बलूचिस्तान और वहाँ पर दोनों जगह पर है, और सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं दोनों सूबों के। तो आई थिंक टाइम देना चाहिए सबको। चले जनाब, टाइम देना चाहिए। टाइम हम मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच को भी देंगे और पूछेंगे ये कारकर्दगी ना होने के बावजूद ये तमाम चीज़ें कहती हैं, और बात अगर पीपल्स पार्टी अमेरिका की और बहुत सारी चीज़ों की करती है तो बलूचिस्तान और सिंध की क्यों नहीं करती। ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने लोगों की बात की जाए। जवाब लेते हैं मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। हमारे जब न्यूज़ हम पढ़ते हैं और सहाफ़त की तालीम जब पढ़ाई की तरफ जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ऐसे सहाफ़ी हैं जो वाकई सहाफ़त पढ़ के जो है आपके सामने बैठे हुए होते हैं।
हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे, तो हम जो सहाफ़त की तालीम लेते हैं, हमें पहला असूल ये सिखाया जाता है, ख़बर वो है जो आपके सर्कमस्टांसेस में हो रही हो, ख़बर वो इम्पॉर्टेंट है आपके लोगों के लिए, ख़बर उसको कहते हैं। लेकिन उसके साथ ही ख़बर हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती कि कहीं दूर कहीं और क्या हुआ है। मसला अजीब सा है, हम दूसरों की फ़िक्र तो बहुत करते हैं लेकिन अपने सर्कमस्टांसेस में क्या हो रहा है उसकी फ़िक्र नहीं करते। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब, क्या आपकी ऐसी परफॉर्मेंस है कि जिसकी वजह से आपको वोट पड़ते हैं? 15 सालों से आप इक़्तिदार में थे, फिर आपको इक़्तिदार मिल गया, फिर आपको सूबे मिल गए। ये भी कहा जाता है कि जो कुछ माजी में आपके साथ हुआ उसकी भरवाई के लिए आज तक आपको वो सीटें दी जा रही हैं। क्या कहते हैं इस इल्ज़ाम के हवाले से? लेकिन सना कोई किसी को यहाँ सीटें देता नहीं है। यहाँ पे सिंध में अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है तो पीपल्स पार्टी ने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोगों को डिलीवर किया है। कुछ लोगों का शायद बायस हो सकता है पीपल्स पार्टी के लिए और खुसूसन सिंध के लिए, तो उनको मैं जाहिर है सेटिस्फाई तो नहीं कर सकता, उनकी अपनी राय है। लेकिन केपीके में कौन से ऐसे दूध और शहद की नहरें बहा दी थी 10 सालों में खान साहब ने, जो केपीके में तीसरी दफा 2/3 मेजोरिटी मिल गई खान साहब को? इस पे तो कोई सवाल नहीं पूछता। 30 सालों में मुत्तहिदा ने कौन सी कराची में दूध और शहद की नहरें बहा दी थी जो उनको बैठे बैठाए जो है कराची में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बना दिया जाता है? उस पर तो कोई सवाल नहीं पूछता। केएमसी तबाह, केडीए तबाह, वाटर बोर्ड तबाह, ये तो तबाह 30 सालों में हुआ है। हम तो कराची का स्टेक हमारे पास तो नहीं होता था, तो जिनके पास होता था उन पर क्यों सवालिया निशान नहीं उठाया जाता है? सिर्फ पीपल्स पार्टी के 15 साल और कारकर्दगी पे ही क्यों सवाल उठाया जाता है? ये मेरा सवाल है, क्योंकि हर चीज में आप देखें ना, आप अगर कराची की बात ठीक है, मैं एक छोटी सी बात करूंगी फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। मुझे ये बताएं कि आपने कहा कराची का स्टेक नहीं मिलता था, आपको इस दफा मिल गया? बल्दियात में मिल गया ना आपके पास? तकरीबन मेरे ख्याल 1.5 से पौने 2 साल हो चुके हैं। क्या किया आपने? जी, थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा सब्र, 4 साल होने दें, हमारा टर्म पूरा होने दें। लोकल बॉडीज का इंशाल्लाह दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हमने कहा है कि हम भाग रहे हैं। एक दिन भी इम्पोर्टेंट होता है हुकूमत में आने के बाद, आप कहते हैं थोड़ा सब्र कर लें। शहर हमारा उतना ही है जितना किसी और का है, ना हम शहर से भाग रहे हैं ना लोग कहीं और जा रहे हैं। तो जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा। अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो अगली दफा में वोट नहीं पड़ेगा। सिंपल एज दैट। सर क्या रिजल्ट होगा? आपको पता है यहाँ पे लोग मर रहे हैं, कौन जवाब दे इसका? देखें कराची में अगर आज आप देखें, दुबई का हाल देखें ना, आप पूरा दुबई डूब चुका है। सर वही बात है, मैंने अभी भी करे ना, दुबई इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कंट्री। सर मैंने ब्रेक के आने के बाद एक बात कही थी, आपने सुना कि मेरे लिए मेरा सर्कमस्टांसेस इंपॉर्टेंट है, मेरे आसपास क्या हो रहा है दुबई से हो रहा है। अल्लाह अकबर। वहाँ के मीडिया हाउसेस बैठ के एक टारगेट करते हैं किसी गवर्नमेंट को? नहीं, ये सिर्फ कराची के साथ होता है और खासकर पीपल्स पार्टी के साथ होता है। पूरा शहर अगर लाहौर डूब जाएगा कोई बात नहीं करेगा। सर यहाँ पे अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है तो मैं पीपल्स पार्टी से सवाल करूं, मैं एमक्यूएम से सवाल करूं, आप दो स्टेक होल्डर हैं, चाहे एमक्यूएम का जैसे भी आई है या वोट बैंक जैसे भी हुआ, लेकिन मुझे बताएं कि कराची वाला सवाल किससे करेगा अगर उसके घर से लाशें उठ रही हैं? कराची वाले जाहिर है वो हमसे सवाल करेंगे, उनका हक बनता है हमारे सर आंखों पे। हमारे सर मैं सवाल ही तो पूछ रही हूँ। कराची में तो हम तो उससे दूर नहीं भाग रहे, लेकिन मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ कंपैरिजन सा ना, व्हिच यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे बहुत एक बायस दिखाया जाता है व्हेन इट कम्स टू पीपल्स पार्टी। ये चीज भी खत्म होनी चाहिए। आप नून लीग को अगर लगातार 30 साल से हुकूमत मिल रही है और सर हम नहीं कर रहे, क्या हाल है, भावलपुर का क्या नहीं कर रहे सर, लेकिन मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, मुझे ये बता दें। ठीक है हम नहीं कर रहे। देखिए मैं तो हैरान हूँ, गंडापुर जैसे इंसान को जो कि एक सीएम कम और एक डाकू ज्यादा लगता है, उसको इतना ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, बताया जा रहा है। खैर मैं किसी एग्जीक्यूटिव के हवाले से ये जुबान तो नहीं बर्दाश्त कर सकती, या मैं ये नहीं कह सकती कि जनाब आप उसका करें। वो जो पहले उनके यहाँ शहद की बोतलें निकली थी वो उनका मसला था, पहले उनका असला निकला था वो उनका मसला था, लेकिन किसी एग्जीक्यूटिव और पाकिस्तान में चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि बात की जाए। तो वैसी एक पैट्रियार्की पे बिलीव करती है और ये तो खुद एक मेल शॉविनिस्ट बंदा है। इसके तो मैं आपके शो पे रिपीट नहीं कर सकता, बट किस तरह के इसकी शख्स का जो एक वो पास्ट रहा है, तो खैर आई डोंट माइंड। पीटीआई की चॉइस है, पीटीआई ने अगर ऐसे बंदे को सीएम बनाया, बट कहने का मकसद है मुझे हैरत होती है लोग किस तरह उसको ग्लोरीफाई करके डिफेंड करते हैं। सर व्हाट अबाउट सिंध, व्हाट अबाउट कराची, व्हाट अबाउट बलूचिस्तान, तबाहियां, डेवलपमेंट ना होना, मैं इसकी बात कर रही हूँ। सर हम केपीके की बात ही नहीं कर रहे, हम केपीके की बात ही नहीं कर रहे, हम तो सिंध की बात कर रहे हैं, हम तो बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं इस वक्त।
क्या डेवलपमेंट हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसे बेहतर हो सकती है। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि सिंध में पूरा का पूरा निज़ाम बदलना चाहिए। स्पेशली सिंध हुकूमत को कराची में इदारों के ऊपर खास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, पुलिस में जो है वो बेहतरी लाने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, मैं आपको इसका सिंपल आंसर है, सिंध में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो अगर खराब होती है वो हमारे हक में नहीं है सना, हमारे हक में नहीं है। हो तो रही है ना खराब, है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो और यहाँ पे रोजाना हमें जो है ना किसी न किसी मीडिया शो पे बैठ के इस चीज को डिफेंड करना पड़े। वी वांट कि सिंध के अंदर अमन हो और ये चीज तो सर आपने देखा कि ये अचानक ओवरनाइट शुरू हुआ है। इससे पहले इस तरह के हालात नहीं थे। इट वाज ऑल एटलीस्ट नॉर्मल। चलिए ठंडे दिमाग से बात करते हैं। एक मैं नहीं इल्जाम लगा रही ना, मैं ऐसी कोई बात करी। मुझे एक सुकून वाली बात बता दें। हमने गैर मुल्कियों को निकाला, इसकी स्पेशल वजह शायद कराची थी, जो हमने बड़ी तादाद में निकाला कि कराची में हालात ख़राब हो रहे हैं और एनएडी का लड़का जो है वो शहीद किया गया था। उसके बाद मजीद कार्रवाइयाँ तेज़ हुई। फिर कराची में असला, कराची में मुनशिरात की वजह से जो लोग टारगेट हुए कि ये फिक्स इन पे जिम्मेदारी जाती है वो गैर मुल्की हैं, ये कहा गया। गैर मुल्कियों को आपने जैसे तैसे करके मुल्क से बदर कर दिया। जो काम करें वो एक अलग मसला है। लेकिन गवर्नमेंट ने किया। जी सर, हमने नहीं किया, केयरटेकर गवर्नमेंट ने किया था। सर केयरटेकर हुकूमत ने किया था, लेकिन सिंध तो आपके पास ही रहता है ना हमेशा। चले हो गया ना, चले जिसने भी किया। सर ये तो बड़ी अच्छी बात है सर। केयरटेकर हुकूमत में जो पीछे से कर रहा था वो तो बड़ा अच्छा काम कर रहा था। मैंने ये कहा ना, कराची में जो कुछ हुआ वो छापे मारे गए, रेंजर्स ने कार्रवाई की, वो केयरटेकर हुकूमत में सेटअप में ही हुआ, वरना नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था ये भी सोचने की बात है कि क्यों हमारी जमहूरियत नहीं कर सकती है ये, क्यों केयरटेकर सेटअप जिनके पीछे किसी और का डंडा होता है वो कर रहे होते हैं। मैं यही तो आपसे पूछ रही हूँ। इंटरनेशनल एक मैसेज देना था वो आफ्टर वॉर ऑन टेरर जो खत्म हुआ, दैट्स अनदर स्टोरी ना, उसको आप सिंध हुकूमत से लिंक सर मैं वहीं पे आ रही हूँ। आपने बीच में जो टोक दिया मैं रिलेट कर रही हूँ, मैं रिलेट कर रही हूँ। सर मुझे सुकून से एक जुमला मेरा सुन ले। वो लोग चले गए, ठीक है, हमने मान लिया, जिसने भी किया अच्छा हुआ, चले गए। अब कौन है जो कार्रवाई कर रहे हैं? अब कौन है जो हालात खराब कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी सना, कराची माशाल्लाह आपका 3 करोड़ से ऊपर का शहर है। आप मान लिया आपने, पूछ सकती हैं कि इसमें कौन कर रहा है। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, क्राइम रेट हर जगह होता है। क्राइम रेट मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट डिफेंडिंग कि जो हो रहा है सही हो रहा है या जो हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं डिफेंड नहीं कर रहा। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, इट्स एन एक्सपेंडिंग सिटी। इसको आप ऐसे ओवरनाइट क्लेंस नहीं कर सकते। कराची का एक ट्रैक सर ओवरनाइट ही तो नहीं है, मैं यही तो बोल रही हूँ। 15 इयर्स, 16 इयर्स, 17 इयर्स वो शहर है जिसमें दिन में 50-50 लाशें गिरती थी। तो हमने तो वो भी दौर देखा है। तो वो जो करते थे वो भी डंके की चोट पे टीवी पे आके डिफेंड करते थे। हम तो नहीं सर उनसे तो फिर आप दोस्ती करके बैठ गए, जिनको आप कहते हैं लाशें गिराने वाले लोग थे। सिर्फ आप सूबे में दोस्ती नहीं करते, मरकज में तो आप साथ बैठे हुए होते हैं। वो तो आप उनके बयान तो सुन रही हो, तो सारे उनके बयान हमारे खिलाफ ही होते हैं। हमने तो कोई दोस्ती नहीं की। हमारे दोस्त होते तो शायद हमारे खिलाफ बयान ना देते। वक्त पड़ने पे दोस्ती हो जाते हैं, वक्त पड़ने पे आप फुटी हो जाते हैं। बहरहाल मैं आगे चले, ये बहस बराए बहस मेरे ख्याल से होना शुरू हो गई है। फहमीदा की तरफ चलती है। जी फहमीदा, कराची के हालात और जो कुछ हो रहा है वो मेरी समझ से बाहर है कि सबकी समझ से बाहर है, क्योंकि कराची के स्टेक होल्डर कौन है फिर? अगर पीपल्स पार्टी नहीं है स्टेक होल्डर, अगर एग्जैक्टली मैं नहीं बची हूँ, नहीं कराची का तो कोई शहरी नहीं होगा जिसका मोबाइल नहीं छीना होगा। कराची के स्ट्रीट क्राइम्स आप देखें कि जो है वो रमजान में कितने हुए हैं, आप बताएं मुझे कि दिन दहाड़े चलते हुए कोई कत्ल करके चले जाते थे। ओवरनाइट सही नहीं हो सकता, 15 साल में सही नहीं हुआ। आपकी पुलिस ठीक नहीं हो रही। पुलिस किसके पास है? सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं है क्या? कच्चे के डाकुओं का प्रॉब्लम। अच्छा, बाकी वक्त आपके पास नहीं रहा। एग्जैक्टली सिंध गवर्नमेंट के पास जो है वो कराची का स्टेक नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये बात कर रहे हैं। इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल ये स्टेटमेंट है। आपने यही कहा है, आपने यही कहा है सर, सॉरी आपने यही कहा है। अच्छा सर मेरी बारी है, मैं बोलूं? मैं आपकी बारी में बोली नहीं सना, मैं इनकी बारी में बोली नहीं, लेकिन मैं बोलूंगी कच्चे के डाकू, ठीक है? स्कूल्स 15 साल से पहले हमारे पास स्टेक नहीं था।
अब तो है अच्छा, सर। देखिए मैंने आपको 15 साल में आपके पास सिंध का स्टेक तो रहा है, आपने क्या किया है, आपने क्या डिलीवर किया है? पुलिस की बात क्यों नहीं कर रही है? नहीं चलें अभी की बात कर लेते हैं। अभी कच्चे के डाकू, अभी स्ट्रीट क्राइम्स, अभी सड़कें, अभी पानी, अभी बिजली, अभी गैस, कहाँ है एजुकेशन, सेहत कहाँ पर है? आप मुझे बता दें। अभी फ्लड के बाद अभी तक जो है वो लोग ठीक नहीं हुए। अच्छा मुस्तफा, सर मैं आपकी बात में नहीं बोली, मुझे बोलने दे प्लीज। 20 मिनट बाकी हैं, आपको मैं टाइम दे चुकी हूँ। 15 साल स्पेसिफाई ना करें ना आप बात। सर क्यों ना उनको करें? बात 15 कंप्लीट साल करने हुकूमत दें, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। 5 मिनट उनको बात करने दें, मैं फिर आपकी तरफ भी आ रही हूँ। कमाल ही हो आप गया। अपनी बात कर ले ताकि मुस्तफा के पास पॉइंट हो। हाँ देखिए, बात ये है कि हम जो बात कर रहे हैं आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अगर कोई अच्छा काम सिंध गवर्नमेंट करती है, कोई उनके क्रेडिट पे अच्छा काम होता है, हम उसका ड्यू भी उनको देते हैं। ये नहीं है कि हम नहीं देते हैं। जिसको आप इस तरह से किसी भी उसको कह देते हैं कि आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हम सिंध गवर्नमेंट की भी बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करके उनकी भी बहुत सारी बातों को ग्लोरीफाई करते हैं, जो कि शायद नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आप मुझे बता दें, क्या जो है सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या जो है आप मुझे बता दें कि सिंध में स्कूल्स, क्या आप मुझे बता दें सिंध की जो है वो हेल्थ पॉलिसीज, सिंध की एजुकेशन, सिंध की अवाम, आप मुझे बता दें। चलें ओवरऑल हम सिंध की बात करते हैं। कराची जो है वो देखें, ये फिर वही प्रॉब्लम है कि बात करने ही नहीं दे रहे। फिर मैं ऐसे इनको भी बात ना करने दूं, फिर यही प्रॉब्लम है सारी। यही तो बात हो रही है। करप्शन इंडेक्स पे आप देखें, स्ट्रीट क्राइम्स पे देखें ना सर बात करने दें। 5 मिनट आपसे मांगे, फिर आप बात कीजिएगा। जी सीवीडी जैसा इंस्टीट्यूट मुझे आप बताएं पाकिस्तान में कहीं है? सर मैंने क्या आपसे, नहीं सर मैं जो बात कर रही हूँ आप मुझे बात कंप्लीट तो करने दें। प्लांट अगर कहीं पाकिस्तान में होता है तो वो अपना गंबट में होता है। आप मुझे बता दें पाकिस्तान में और कहीं है? सर मैं आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन जो है वो पाकिस्तान के किसी भी, पाकिस्तान का कोई भी शहर इस तरह से उसके शहरी लुट नहीं रहे होंगे, इस तरह से उसके शहरी टूटी हुई सड़कों पे सफर नहीं कर रहे होंगे, इस तरह से उसके शहरी रोते नहीं फिर रहे होंगे जैसे हम कराची वाले रोते फिर रहे होते हैं। बहुत माजरत के साथ, सिंध का जो है वो दारुल खिलाफा है कराची, और इसके स्टेक होल्डर आप हैं सबसे बड़े। बस हाँ बात नहीं करने दे रहे। फिर मैं जब ये बोलेंगे तो फिर बीच में मैं भी काउंटर करूंगी। सर 2 से 3 मिनट बस। जी फहमीद आप कंटिन्यू कर ले। हाँ मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमारे पॉलिटिकल जो भी, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल क्लास है, उसका प्रॉब्लम यही है कि वो जो है अपनी जो अकाउंटेबिलिटी है उसके लिए तैयार नहीं होते, दूसरे की अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार होते हैं। क्या जो है आप मुझे बता दें कि एक सिंध के शहरी के तौर पर, कराची के शहरी के तौर पर हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? क्या स्ट्रीट क्राइम्स नहीं है? चलें 3 साल में बात कर लें, अभी 1 साल की बात कर लें, अभी की बात कर लें। अभी तो इनके पास गवर्नमेंट है ना, अभी 15 महीने में भी इनके पास गवर्नमेंट थी ना, केयर टेकर से भी पहले इनके पास थी या नहीं थी? स्ट्रीट क्राइम्स का रेट रमजान में आप देख लें, कराची पुलिस के आप हालात देख लें, सिंध पुलिस के आप ओवरऑल हालात देख लें। कच्चे के डाकुओं का मसला जो है वो ओवरनाइट का मसला है, 15 साल से ये मसला नहीं है, कच्चे के डाकू मौजूद नहीं है। क्या जो है उसके लिए क्या प्लान है आपके पास? आप मुझे ये बता दें, आपकी सड़कों के लिए आपके पास क्या प्लान है? आपके पास जो है वो लोगों को खाने के लिए, देने के लिए क्या कोई प्लान्स हैं आपके पास? आप बताएं कि क्या हालात हैं। आप जरा, कराची से धूल मिट्टी उड़ी होती है, आप जरा निकलें जरा बाहर, आप जरा देखें सेहत के, सफाई के, जो है आपकी एजुकेशन के गोस्ट स्कूल्स क्या सिंध में मौजूद नहीं है? क्या जो है आपके बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं? किस किस्म की चीटिंग्स के और उसके जो है वो आ रहे होते हैं बच्चे, जो वो पेपर्स दे रहे होते हैं? ये सब जो है, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, ये हम सिंध की बात कर रहे हैं। और इसका कंपैरिजन हम किसी और सूबे से भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते। लेकिन बात ये हो रही है कि हम स्टेक होल्डर, आप सिंध के हैं, हम आपसे सिंध का ही सवाल पूछेंगे। चलें आगे बात कर लेते हैं। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, आपके पास वक्त है। आपका शो है, होस्ट आप हैं और मैं आपको जवाब दूं, लेकिन खैर फिर भी मोहतरमा मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन कुछ उनका जाती पर्सनली ग्रज है पीपल्स पार्टी के साथ। नहीं, मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ सर, बहुत माजरत के साथ एक जर्नलिस्ट को जो है यही बातें सुनने को मिलती हैं। आपकी जगह PMLN या PTI के कोई साहब होते तो वो भी मुझे यही जो है वो ताना देते हैं। तो प्लीज मुस्तफा को बात करने दें। नहीं, वो भी मुझे नहीं बोलने दे रहे। मौका भी दें आपने। नहीं, आप दे नहीं रहे थे ना सर मौका। चले, मेरी आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लगा। सर मैं भी मौजूद हूँ यहाँ पे। नहीं देखें, बात ये है कि आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें सराखों पे, आपकी बातें, हर बात में जाहिर है कोई ना कोई आपका पॉइंट होगा। मैं नहीं कहता कि आप जो कह रही हैं वो सारी बातें गलत हैं या सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन आप
हर चीज का इल्जाम अगर एक पार्टी पे डालेंगी, नोइंग द सर्कमस्टेंसेस के पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का क्या सिचुएशन रहा है, नोइंग द सर्कमस्टेंसेस के यहाँ पे एक पार्टी सिंध में बनाई ही गई थी पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करने के लिए और सिंध में कराची में खुसूसन हमें वीक करने के लिए ज़िया-उल-हक के दौर में। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लें, थोड़ा सा पास्ट में चली जाएं, तो शायद आपको पता चलेगा ये सिचुएशन पंजाब में नून लीग को नहीं मिली। पंजाब में लाहौर फुल फ्लेज नून लीग को 40 साल से दिया गया था। यहाँ पे कराची में हमारी बदकिस्मती है, पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती, क्योंकि गालियां बातें हमें सुनने को मिलती है, क्योंकि कराची में फुल फ्लेज गवर्नमेंट हमें कभी भी नहीं मिलेगी, ना लोकल बॉडीज के हवाले से ना किसी और हवाले से। हमें हमेशा से यहाँ पे एक चैलेंजिंग रोल मिलता था जिसको हम फेस करते थे। आपका बताएं व्हाट नाउ इट्स बीन लाइक 5 years। इससे पहले तो एमकेएम हमारे साथ कोलिशन में थी, हम उनकी बैठ के हर जायज नाजायज डिमांडों को हमें सुनना पड़ता था। आज अगर पीपल्स पार्टी को लोकल बॉडीज मिली है तो प्लीज उसको मौका तो दें 4 साल पूरा करने का। 4 साल बाद अगर मुर्तज़ा परफॉर्म नहीं करता है या अगर हम परफॉर्म नहीं कर सकते एज अ पार्टी, तो फिर हमें मैंडेट तो जाहिर हमें जवाब दे तो पब्लिक को है, तो हम पब्लिक को जवाब दे होंगे। पब्लिक अगर हमें इस काबिल समझेगी तो दोबारा इलेक्ट करेगी। बाकी इंसान जाहिर है, हमें पता है इस वक्त इन्फ्लेशन रेट हाई है, लोगों को अच्छा मुस्तफा, मैं एक बात करना चाहती हूँ, मेरे प्रोग्राम को खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जी। मुझे बात मुस्तफा, मुझे ना जवाब नहीं मिल रहा अभी भी। मैं ही कह रही हूँ कि अभी जो हालात हैं ऐसे, उसमें आपकी क्या पॉलिसीज आगे आ रही हैं? क्या आप सिंध की सिंध में तो आप कह रहे हैं कि आपने काम किया, ठीक है, हम उस सिंध पे सवाल नहीं कर रहे। कराची भी सिंध में आता है, कराची के लिए क्या एजुकेशन का प्लान है? कराची की सड़कों के हवाले से क्या प्लान है? कराची का जो लोग हैं वो गैस की वजह से परेशान है, गैस की सप्लाई रुकी हुई है। इन तमाम बातों की कोई स्ट्रेटजी बनाई है, कोई प्लानिंग है? इसका जवाब दे दें। बिल्कुल सना, बहुत आपने अच्छा सवाल किया। गैस की क्राइसिस अगर खत्म होगी तो वो सिर्फ सिंध की या कराची की नहीं होगी, पूरे पाकिस्तान की क्राइसिस है, वो सब पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड खत्म होगी। उसके लिए अब इंशाल्लाह ये जो ईरान पाक गैस लाइन है, ये इनिशिएट भी पीपल्स पार्टी ने ही किया था। इसका भी क्रेडिट थोड़ा बहुत अगर हमें दे दें तो शायद इनायत होगी। पीपल्स पार्टी ने वो एक स्टेप लिया जो कि इंशाल्लाह अब पीपल्स पार्टी ही वो कोशिश करेगी उस चीज को कंप्लीट करने में। और ईरान के प्रेसिडेंट साहब जो आ रहे हैं उनसे भी इंशाल्लाह इसी मौके पे इसी इशू पे डिस्कस भी होगा। और इंशाल्लाह मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में अगर ये गैस क्राइसिस खत्म हो जाएगा, हमारी इकोनॉमिक जिस इशू से हम गुजर रहे हैं, हम इंशाल्लाह उस पूरे इशू से बाहर निकल जाएंगे। हमारी इंडस्ट्रीज उठ जाएंगी, हमारे जो यहाँ पे बिल्स जो टैरिफ्स बढ़ते जा रहे हैं ये नीचे हो जाएंगे। लेकिन इट विल टेक टाइम। हम जिस पोलराइजेशन जो खान साहब ने शुरू कर दी थी सियासत में, उससे बाहर निकलना इट्स नॉट इजी। आपकी सोसाइटी पोलराइज हो गई थी, आपके इदारे पोलराइज हो गए थे, आपकी जुडिशरी पोलराइज हो गई थी, यहाँ पे पर्सनल वेंडेटा चल रहा था। सर अगर कम वक्त में आप मुफस्सिल जवाब मुझे दें कि कराची की आवाम सुन सके कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, पीपल्स पार्टी कराची के लिए जाहिर है बिल्कुल कोशिश कर रही है कि आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमने अभी मुर्तज़ा आपने डीसैलिनेशन का एक प्रोजेक्ट शुरू इंशाल्लाह होगा, जो कि हम चाह रहे हैं कि समंदर के पानी को हम डीसैलिनेट करके हम जो वाटर क्राइसिस है उसको खत्म करें। K4 का प्रोजेक्ट है जिससे पानी का क्राइसिस जो कि एक देरीना इशू है कराची का, उसको खत्म करने के लिए सीएम साहब ने इनिशिएटिव लिया है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं हम, जिससे अक्रॉस द बोर्ड कैमरेज लगेंगे, जिससे ये आपकी क्राइम रेट कंट्रोल होगा। और उसके साथ साथ इंशाल्लाह वी विल वर्क ऑन इट। और अभी एक कैबिनेट बनी है, आज 8 वजीरों ने हलफ लिया है। हमें मौका दें तो सही, हमें चलने तो दें। आप मतलब हमारे पिछले 5 साल तो खान साहब ने हमें 1 रुपये झेला नहीं दिया, हमें तो खान साहब ने विक्टिमाइज किया 5 साल। तो हम अब देखें ना, उस चीज को भी आप जरा गौर फिक्र करें कि खान साहब का दौर कोई अच्छा दौर नहीं था सिंध की आवाम के लिए। खान साहब पे आ गए, मैं बड़ी तहम्मुल से बातें सुन रही हूँ आपकी। आप फौरन से या तो किसी और पे चले जाते हैं या आप जो है वो सिंध की और कराची की, आपको पता है सिंध का इसका बहुत बड़ा मसला एजुकेशन भी है, कराची का सबसे बड़ा मसला एजुकेशन है। तबकाती निज़ाम पे जो एजुकेशन के सिलसिले शुरू हुए हैं, कोई क्रैकडाउन किसी स्कूल्स पे नहीं हो रहा है। कराची का सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ पे बिजली के इश्यूज हैं। के इलेक्ट्रिक को कोई बोलने वाला भी नहीं, बहरहाल मैं नाम नहीं लेती, लेकिन किसी भी तौर से छोड़ दें सर, मैं नहीं नाम ले रही। मुझे ये बताएं कि इन इश्यूज पे जो मोटे मोटे इश्यूज हैं, बड़ी बड़ी चीजें, उसके हवाले से क्या चीजें हैं? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। के इलेक्ट्रिक के हवाले से आज हमारे जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं नाफिस शाह साहब, उन्होंने एक बड़ी डिटेल्ड मीटिंग की है और उसमें उन्होंने इसी हवाले से जो आपकी रिजर्वेशंस हैं, यही रिजर्वेशंस उनके सामने रखी है। और उन्होंने एक अवामी पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखा है कि ये इश्यूज एज सून एज पॉसिबल हल किए जाएं।
क्योंकि लोग इस वक्त इस पोजीशन पे नहीं है कि वो इस तरह की जो है ना वो क्राइसिस, जो एक यूटिलिटी टैरिफ्स जो इतने बढ़ते जा रहे हैं और जो उन पे अनड्यू प्रेशर दिया जा रहा है उसको बर्दाश्त कर सकें। तो हम हर डिपार्टमेंट में कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, और हेल्थ में तो हमारी पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। बल्कि मैं प्रोग्राम अपने आखिरी मराहिल में मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब बस इतनी सी गुजारिश में करूंगी कि कराची की एजुकेशन वाले मसले को अगर सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह देख ले तो वो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा इशू है कि जिसको एड्रेस करना जरूरी है। बहुत शुक्रिया मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, आप मेरे साथ हैं। फहमीदा, आखिरी बात जो आप कहना चाहेंगी? नहीं, बस आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि मलिर हॉल से मलिर कैंट जाने वाली जो है, मलिर से पीपल्स पार्टी के ही वहां से जीतने हैं, और वो पूरी सड़क जो है वो टूटी हुई है, सही है, और ज़मानों से मैं उस सड़क को देख रही हूँ कि वो टूटी हुई है। ये कारकर्दगी है। तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है सिंध हुकूमत को और सिंध के लोगों के लिए कि गज़ब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया वाली बात है। इंशाल्लाह ये कोशिश करते रहेंगे, हम ऐसे ही दुआएं करते रहेंगे और ऐसे ही रोते रहेंगे, ऐसे ही चीखते रहेंगे, ऐसे ही प्रोग्राम्स में लड़ते रहेंगे। तो यही होता रहेगा। ये दायरों का सफ़र है सना। हमारी पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ना वो इन दायरों में सफ़र करती रहती है। उनको सिर्फ और सिर्फ उनके अपने इंटरेस्ट नजर आते हैं और सिर्फ यही होता है। 5 साल के बाद भी हम यहीं पे बैठ के इसी तरह की ही बातें कर रहे होंगे। जब कारकर्दगी का वक्त आएगा तब भी आप देख लीजिएगा कि इनके पास एक्सक्यूजेस के बहुत बड़े पलंदे होंगे कि ये वजह थी कि हमें पैसे नहीं मिले थे, हमारे पास जो है बजट नहीं था, सिक्योरिटी क्राइसिस था, पॉलिटिकल क्राइसिस था, इसलिए इस सालों में हम इसलिए डिलीवर नहीं कर सके। तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तब जो है हम डिलीवर करेंगे। ये ओवरऑल हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का मसला है। इस वजह से ये फिर वहां देखते हैं और इस वजह से फिर वहां से ही सब कुछ फैसले आते हैं। दैट्स इट। चलिए, बहरहाल ये दायरों का सफ़र है और दायरों के सफ़र में मुझे बहरहाल खुद पर्सनली उम्मीद थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक अलग से पॉलिसी, एक अलग शख्सियत सामने आना और उसके बाद जो है मरीम नवाज साहिबा का भी इस वक्त मिनिस्टर बनना, ये हमें गुड साइन लगते हैं। हमें लगता है कि चीज़ें बेहतर होने की तरफ जाएंगी। लेकिन इतने से जो महीने हुए हैं गवर्नमेंट के, हम मानते हैं कि सब्र कर लेना चाहिए। कोई उम्मीद अनफॉर्चुनेटली नहीं नज़र आ रही। वो लोग जो मेरा भी प्रोग्राम देख रहे हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पार्टी हो, वो खुद हों, मरीम नवाज साहिबा हों, हम लोगों को आप लोगों से उम्मीद है, यंगस्टर से हमें उम्मीद है, हमें मुस्तफ़ा कमाल साहब से उम्मीद है, हमें हाफिज़ नईम से उम्मीद है, और हमें उन लोगों से उम्मीद है, PTI के लोगों से जो वाकई मुखलिस होकर यहाँ पे काम कर रहे हैं और वाकई डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं। हम स्पेशली कराची की बात क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि कराची आपका ठीक नहीं होगा तो पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं चल सकती। अगर आपके पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करना है तो कराची पर खास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई ही मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।